मॉर्निंग, वेलकम टू घटना सूत्र। मैं हूँ दृष्टि जैन और अभी हम करेंगे 14 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहले हमारा प्रीलिम्स का टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक, चांस टू रीपे ग्रीन डेट। तो बोल रहे हैं कि यूएसएआईडी की सपोर्ट से जो CIMMYT है, जो इंटरनेशनल मेज़ एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट सेंटर है, वहाँ पे जो क्रूशियल रोल है, इंडियाज़ क्रूशियल रोल इन ग्रीन रिवोल्यूशन और लुकिंग अप टू दिल्ली फॉर फंडिंग एंड लीडरशिप। तो वहाँ के लोग हैं ना, वो बोल रहे हैं कि न्यू दिल्ली मतलब दैट इज़ इंडिया वुड फंड द एग्रीकल्चर सेक्टर, मीन्स वुड प्ले अ मेन रोल फॉर फंडिंग रिलेटेड इशूज़। ठीक है, दिस ओपन्स द डोर फॉर इंडिया टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्लुएंस। तो इससे क्या होगा कि हम इन्वेस्टमेंट और इन्फ्लुएंस इंक्रीज कर सकेंगे ग्लोबल एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर्स पे। ठीक है, अब CIMMYT जो मेज़ वाला, ये जो भी अपन ने हेडलाइन पढ़ी ना, मेज़ एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट सेंटर, वो मेक्सिको में है। अलॉन्ग विथ IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने हाई यील्डिंग राइस वेराइटीज़ डेवलप की थी ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम। फिर USAID यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट विच प्रीवियसली फंडेड CIMMYT एंडेड इट्स। तो अभी क्या है, US की जो एजेंसी थी जो $21 मिलियन फंड करती थी, वो उन्होंने स्टॉप कर दिया है। India is now seen as a major future leader as well as funder। और क्या है सबसे बड़ी बात, CIMMYT की जो एशियन हेडक्वार्टर्स है वो हैदराबाद में, दैट इज़ इंडिया में है। इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटेड $0.8 million to CIMMYT एंड 18.3 million to CIMMYT प्लस IRRI कंबाइंड। तो इंडिया ने कितना कॉन्ट्रीब्यूशन किया वो दिया हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में कुछ की फैक्ट्स। तो हमारे यहाँ फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन किसको बोला जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को बोला जाता है, जो क्लोजली एसोसिएटेड थे CIMMYT के। और इंडिया के रेफरेंस में बात की जाए तो MS स्वामीनाथन इज़ द पायोनियर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ना, ध्यान रखिएगा। C सुब्रमण्यम इज द फॉर्मर एग्रीकल्चर मिनिस्टर हु एनेबल्ड। तो उस टाइम मिनिस्टर कौन थे? फॉर्मर एग्रीकल्चर मिनिस्टर वॉज C सुब्रमण्यम, जो इन्होंने फॉर्मर एग्रीकल्चर मिनिस्टर हु एनेबल्ड ग्रीन रिवोल्यूशन पॉलिसी रिफॉर्म्स। अब अपन IRRI की जो बात करते हैं ना, तो उसका जो मेन हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन फिलीपींस, लेकिन जो साउथ एशिया वाला सेंटर है दैट इज़ इन हैदराबाद। तो वो हेल्प करता है, कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इंडियाज़ ट्रांजिशन फ्रॉम फूड डेफिसिट टू फूड सरप्लस इन राइस एंड व्हीट। ठीक है, फिर संजय राजराम कौन है? एन इंडियन ओरिजिन व्हीट ब्रीडर एट CIMMYT लेड रिलीज ऑफ मेजर व्हीट वेराइटीज़। तो इनका मेन रोल था व्हीट वेराइटी के रिलीज़ में। PBW 343, WH 542, RAJ 3765 एंड PBW 373। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक है श्रृंगला निकाम, 2 others नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा। तो अभी क्या है, नॉमिनेशन स्टार्ट हुए हैं राज्यसभा के लिए, तो उसमें बता रहे हैं कि किसको किसको नॉमिनेट किया गया। तो 14 जुलाई 2024 को ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने नॉमिनेट किया है 4 एमिनेंट इंडिविजुअल्स को। कौन से आर्टिकल के अंदर? देखो, इसमें ना आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी हम पॉलिटी पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 80 डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द न्यू नॉमिनीज इंक्लूड, तो अभी किसको किसको किया है? हर्षवर्धन श्रृंगला, उज्ज्वल निकाम, C सदानंदन एंड मीनाक्षी जैन, ये 4 लोगों को नॉमिनेट किया है। ठीक है, अब हम इनके बारे में देख लेते हैं और राज्यसभा के उसके बारे में देख लेते हैं, कंपोजिशन के बारे में। तो नॉमिनेशन आर्टिकल 81 क्लॉज A के अंदर है एंड क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच एम्पावर्स द प्रेसिडेंट। तो कितने लोगों को नॉमिनेट करते हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट? 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं, अलग अलग फील्ड से। तो कौन कौन सी फील्ड है ये ध्यान रखिएगा, लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। इसमें ध्यान रखना, इसमें कोऑपरेटिव नहीं है। ठीक है, कोऑपरेटिव स्टेट में होते हैं, इसमें नहीं होते हैं। तो लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। दिस नॉमिनेशन फिल्स 4 आउट ऑफ द 12 नॉमिनेटेड सीट्स इन राज्यसभा। तो 4 लोग नॉमिनेट हो गए हैं। द यूनियन होम मिनिस्ट्री इशूड नोटिफिकेशन एंड द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वेलकम द डिसीजन। ठीक है, अब नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात करें तो हर्षवर्धन श्रृंगला कौन थे? फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, और वो G20 के चीफ कोऑर्डिनेटर के जैसे उन्होंने सर्व किया था। वो प्रीवियसली इसके पहले USA के एम्बेसडर थे और वो MEA से एसोसिएटेड है, IFS है ना, तो MEA से एसोसिएटेड है। फिर उज्ज्वल निकाम की बात की जाए तो ये स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे 26/11 में मुंबई टेरर अटैक केस में। ठीक है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। फिर अपन थर्ड आते हैं C सदानंदन के बारे में। तो ये BJP लीडर एंड फॉर्मर टीचर फ्रॉम केरला। उसके बाद आते हैं डॉक्टर मीनाक्षी जैन। तो शी इज़ अ पद्मा श्री अवार्डी और वो फॉर्मर प्रोफेसर रही है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। अब हमको राज्यसभा के उस कंपोजिशन के बारे में देखना है और नॉमिनेशन के बारे में। तो 80, ये याद रखिएगा आर्टिकल, ठीक है, 81A नॉमिनेशन से डील करता है। 80 क्लॉज 3 क्या है कि जिन लोगों को स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, तो वो फील्ड दी हुई है लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस।
आर्टिकल 84 इज क्वालिफिकेशन की, क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब की फैक्ट्स की बात करते हैं तो टोटल नॉमिनेटेड मेंबर्स कितने होते हैं राज्यसभा में, 12। उसके बाद राज्यसभा का टर्म क्या होता है, 6 साल होता है, और 6 साल के लिए होता है जो नॉमिनेटेड मेंबर्स रहते हैं, ठीक है। फिर G20 प्रेसिडेंसी 2023 में इंडिया प्रेसिडेंट थी, तो कोऑर्डिनेटेड बाय श्रृंगला अंडर इंडियाज ग्लोबल लीडरशिप। थर्ड टॉपिक इज रीचिंग जरावा ट्राइब्स ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स फॉर सेंसस विल नॉट बी टफ। तो बोल रहे हैं कि देखो सबसे पहले तो ना न्यूज़ ये है कि जरावा ट्राइब्स के रेफरेंस में है और सेंसस को रिलेट किया है। तो पहले हम अंडमान निकोबार का मैप देख लेते हैं। तो अंडमान निकोबार में क्या है, ऊपर है अंडमान आइलैंड और नीचे है निकोबार आइलैंड। इन दोनों को डिवाइड करता है 10 डिग्री चैनल। कौन सा, 10 डिग्री चैनल, ये ध्यान रखना। उसके बाद ऊपर है अंडमान, तो अंडमान में सबसे पहले क्या है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान, ठीक है। लोअर अंडमान को ही साउथ अंडमान बोलते हैं, और साउथ अंडमान में कैपिटल सिटी है पोर्ट ब्लेयर। फिर निकोबार की बात आती है तो निकोबार में कार निकोबार और ग्रेट निकोबार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब न्यूज़ में क्या है कि डॉक्टर विजय लक्ष्मण, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो रिलेटेड है 2027 सेंसस से एसोसिएटेड है, उन्होंने बोला है कि जो जरावास 6 PVTGs में आते हैं अंडमान एंड निकोबार ट्राइब्स के, उनके लिए कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी सेंसस के टाइम पे उन तक रीच कर पाना, ठीक है। अब की हाइलाइट्स की बात करते हैं तो 2027 में क्या हुआ था, विल बी द 2027 सेंसस विल बी द फर्स्ट इन पर्सन एन्यूमरेशन फॉर, ये जो 2007 वाला है वो फर्स्ट इन पर्सन एन्यूमरेशन है फॉर ट्राइब्स लाइक जरावा सिंस 2006। तो 2006 के बाद ये पहला है, ठीक है, ड्यू टू हेल्थ सेंसिटिविटीज़ एंड एक्सेस इशूज़। फिर जरावाज है वो नॉमेडिक हंटर गैदरर ट्राइब हैं और वो वर्ल्ड के ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ट्राइब्स है, रिसाइडिंग इन आइसोलेशन अलॉन्ग द अंडमान ट्रंक रोड, ठीक है। एज पर 2011 सेंसस जरावा की पॉपुलेशन कितनी है, सिर्फ 380 लोग बचे हैं। देयर पॉपुलेशन इज प्रोजेक्टेड टू राइज टू 430 से 450 बाय 2027। अब ये क्या PVTG से एसोसिएटेड एक फॉरेस्ट राइट एक्ट है जिसमें ट्राइबल लोगों को, फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइबल कम्युनिटीज़ को सर्टेन राइट्स मिलते हैं, ट्रेडिशनल राइट्स, ठीक है। अब की फैक्ट्स में देखते हैं तो PVTGs जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है 6 हैं टोटल। तो कौन कौन से हैं, जरावाज, ग्रेट अंडमानीज, ओंजेस, शोम्पेन्स, निकोबारीज एंड सेंटिनलीज। एक बार फिर से बोलिएगा, जरावाज, ग्रेट अंडमानीज, ओंजेस, शोम्पेन्स, निकोबारीज एंड सेंटिनलीज। फिर जरावा ट्राइब की लोकेशन कहाँ है, मिडिल और साउथ अंडमान के बीच में है, ठीक है। अब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स क्या होते हैं, ये मोस्ट मार्जिनलाइज सब कैटेगरी ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं इंडिया में, जो आइडेंटिफाइड है ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया लाइक प्री एग्रीकल्चरल लाइफस्टाइल, लो लिटरेसी, स्टैग्नेंट पॉपुलेशन और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। करेंटली कितने हैं इंडिया में, ये हमने काफ़ी बार ये वाला फैक्ट पढ़ चुका है, ये याद होना चाहिए आप लोगों को। 75 PVTGs है 18 स्टेट्स और यूटीज़ के अक्रॉस। अब नेक्स्ट टॉपिक है डिकेड्स ऑफ एक्टिविस्ट वर्क गेट सिएरा लियोने आइलैंड अ स्पॉट ऑन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो सिएरा लियोने आइलैंड का एक जगह है, उसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। तो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने ये डिसीजन लिया है, कौन से एरिया को, गोला रेन फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ये ध्यान रखिएगा कहाँ पे है, सिएरा लियोन, एस स्टार मार्क। अब आते हैं हम कि सिएरा लियोन किधर है। तो देखो ये अपना आता है लाइबेरिया, ये आया गिनी और इस तरफ आया सिएरा लियोन, ये किस तरफ है, अफ्रीका की कंट्री है, ठीक है। तो तिवाई आइलैंड एंड गोला रेन फॉरेस्ट आर नाउ सिएरा लियोन्स फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यहाँ की ये फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये हाई बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पे और 11 प्राइमेट स्पीसीज़ रहती हैं सच एज एंडेंजर्ड वेस्टर्न चिंपैंजी, किंग कोलम्बस, डियाना मंकी एक्सेट्रा। गोला रेन फॉरेस्ट है ना, ये वेस्ट अफ्रीका का लार्जेस्ट स्ट्रेच है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, और यहाँ पे जैसे पिग्मी हिप्पोपोटामस रहता है, अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट रहते हैं, ठीक है। अब क्या है, जो तिवाई की बायोडाइवर्सिटी है ना वो अंडर थ्रेट में थी क्योंकि सिविल वॉर चल रहा था 1991 से 2002 के बीच में, और लॉगिंग काफ़ी ज़्यादा होती थी, पोचिंग होती थी और इबोला का आउटब्रेक हो गया था 2014 में, ठीक है। अब की फैक्ट्स में देखते हैं तो जो इन्वायरमेंटल फाउंडेशन है अफ्रीका का, EFA बोलते हैं जिसको, वो 1992 में बना था बाय टॉमी गार्नेट। किसने बनाया था, टॉमी गार्नेट ने, एंड लेड टू द कंजर्वेशन वर्क, कम्युनिटी एजुकेशन, इको टूरिज्म प्रमोशन एंड रेन फॉरेस्ट एफर्ट्स। अब यूनेस्को के बारे में हम सबको पता है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये 1945 में बना था। एक UN एजेंसी है, स्पेशलाइज्ड UN एजेंसी, जो ग्लोबल पीस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करती है थ्रू एजुकेशन, साइंस, कल्चर और कम्युनिकेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस, फ्रांस में, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम कि वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, जिसके अंडर रिकॉग्निशन मिलता है ना वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, वो यूनेस्को ने अडॉप्ट किया था और उसका एम क्या है, आइडेंटिफाई करना, प्रोटेक्ट करना एंड प्रिजर्व करना कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज साइट्स को, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कोटा श्रीनिवास राव
वेटरन तेलुगु एक्टर पासेस अवे। तो ये एक्टर है, फेमस एक्टर, उनकी अभी डेथ हो गई है। तो रिनाउंड तेलुगु एक्टर कोटा श्रीनिवास राव हैज़ पास्ड अवे इन हैदराबाद एट द एज ऑफ 83। ये काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्म बनाते थे और ये रिसिपेंट थे पद्मश्री के। इसमें ज़्यादा नहीं याद रखना है, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। अब बनाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ 1 करोड़ जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन बिहार बाय 2030। तो बिहार के चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल नीतीश कुमार जी ने बोला है कि 1 करोड़ यूथ को स्टेट में जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी 2030 तक। ये अचीव करेंगे बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव्स के थ्रू, ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट और जॉब फेयर्स। अब बिहार स्पेसिफिक कुछ स्कीम्स देख लेते हैं। तो इसमें एक है कौशल विकास स्कीम, दैट इज़ स्किल डेवलपमेंट स्कीम है। तो लीडिंग ट्रेनिंग इनिशिएटिव है जो एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाएगी। फिर कुशल युवा प्रोग्राम, इसमें क्या फ्री स्किल इनिशिएटिव है बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन का, जो एम्प्लॉयबिलिटी बूस्ट करेगी 15 से 28 साल के लोगों के बीच में। एक है 7 निश्चय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 निश्चय इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 2020 में आया था एंड सेकेंड फेज ऑफ बिहार स्टेट वाइड डेवलपमेंट एजेंडा है। एक्सपैंड करता है वो फोकस अक्रॉस यूथ स्किल बिल्डिंग, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप, इरिगेशन, रूरल अर्बन सैनिटेशन, इसके अक्रॉस, ठीक है। और इसके लिए कितने का बजट है? 4671 करोड़ का बजट है। आई होप ये क्लियर होगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पटना टू बिकम अ मॉडल सिटी फॉर पावर सप्लाई इन इंडिया। तो बोल रहे हैं कि पटना को एक मॉडल सिटी की तरह डेवलप करेंगे फॉर पावर सप्लाई इन इंडिया। पटना जो कैपिटल है बिहार की, वो नेशनल मॉडल बनेगा। द इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम विल बी यूटिलाइज टू मॉडर्नाइज सिटी के इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करेंगे, जिसके लिए अप्रॉक्सीमेटली 1290 करोड़ दिया गया है, ठीक है। अब इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम क्या होती है? एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो स्ट्रेंथन करेगा सब ट्रांसमिशन को और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को अर्बन एरिया में और इंश्योर करेगी 24/7 पावर सप्लाई फॉर ऑल, ठीक है। नाउ द लास्ट टॉपिक फॉर प्रीलिम्स इज पोचर्स न्यू टारगेट, 30 घड़ियाल हैचलिंग्स सीज्ड इन MP 3 हेल्ड। तो 30 घड़ियाल की हैचलिंग्स को सीज़ किया गया है मध्य प्रदेश में। काफ़ी ज़्यादा मतलब सीवियर न्यूज़ है। मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ अरेस्टेड 3 पोचर्स, 3 पोचर्स को अरेस्ट किया है। इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग नेटवर्क के रेफरेंस में वो सीज 2 कंसाइनमेंट्स ऑफ रेयर एक्वेटिक स्पीसीज़। उसमें 30 क्रिटिकली एंडेंजर्ड घड़ियाल हैचलिंग्स हैं। कहाँ पे मिली है? नेशनल चंबल सेंचुरी में। ये फर्स्ट मेजर सीजर है। अब की हाइलाइट्स की बात की जाए तो 30 घड़ियाल हैचलिंग्स हैं उसमें, और 14 रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल्स हैं एंड 19 3 स्ट्रिप्ड रूफ टर्टल्स हैं। और ये एक बहुत बड़ा क्राइम है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड ऑल द 3 एक्यूज्ड आर इन फॉरेस्ट रिमांड। अब इसमें हम की फैक्ट्स देख लेते हैं। अब घड़ियाल है तो घड़ियाल से रेफरेंस में कौन सी सेंचुरी न्यूज़ में? तो नेशनल चंबल सेंचुरी है जो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अक्रॉस स्प्रेड करती है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ घड़ियाल। अब घड़ियाल का IUCN स्टेटस क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स पॉइंटर है। शेड्यूल 1 में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, और ये नेटिव है टू इंडियन रिवर सिस्टम, स्पेसिफिकली चंबल। रेड क्राउन रूफ टर्टल की बात की जाए तो ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और 3 स्ट्रिप्ड रूफ टर्टल की बात की जाए तो ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। अब हम मूव ऑन करते हैं मेंस वाले टॉपिक में। तो मेंस में आज हमको 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले ड्राइंग अ लाइन इन वाटर। तो दिस आर्टिकल इज़ विथ रेफरेंस टू ना इंडस वाटर ट्रीटी। तो पहले मैं आपको इस आर्टिकल का समअप कर देती हूँ कि हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी वाले आर्टिकल में पढ़ेंगे कि सबसे पहले ये ट्रीटी क्या है, इसको ब्रोकर किसने किया था। तो वैसे मैं बता दूँ, इसको वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर किया था, ठीक है। अब इस ट्रीटी क्या है, ब्रोकर किसने किया, अब जो भी हेग जजमेंट आया है उसका क्या रेफरेंस है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स बोले गए हैं, उसका इम्प्लीकेशन लोगों पे क्या होगा, मतलब बोथ इंडिया के लोगों पे और पाकिस्तान के लोगों पे, और इंडो पाक रिलेशंस पे उसका इम्पैक्ट क्या होगा। अब हम इन सब चीज़ों को देखते हुए कुछ वे फॉरवर्ड भी सजेस्ट करेंगे, तो वो मैंने नोट डाउन किया है, ठीक है। तो हम सब अब देखते हैं आर्टिकल के रेफरेंस में, एडिटोरियल के रेफरेंस में। तो अभी हेग कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है ना, उन्होंने अपना जुरिस्डिक्शन रीअफर्म किया है इंडस वाटर ट्रीटी के डिस्प्यूट से रिलेटेड, और एंड रिजेक्टेड पाकिस्तान सस्पेंशन ऑफ द ट्रीटी, और पाकिस्तान ने जो सस्पेंड कर दी थी ट्रीटी को उसको रिजेक्ट किया है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो अभी अपन सबसे पहले ना इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में देख लेते हैं। तो देखो ये जो मैप बना हुआ है यहाँ पे आप लोग देखो, ये लेक मानसरोवर के पास से यहाँ से निकल रही है इंडस, लेह लद्दाख होते हुए जा रही है। ये इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, सतलज और इधर ये ब्यास, ये पाँचों इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो यहाँ इंडिया के लद्दाख वाले पोर्शन से होते हुए फिर ये पाकिस्तान चली जाएगी और यहाँ पे अरेबियन सी में मिल जाएगी, ठीक है। तो अब इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हुई थी? 1960 में साइन हुई थी। वर्ल्ड बैंक ब्रोकर थे, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन हुई थी।
जो ईस्टर्न रिवर्स है ना, रवि, ब्यास और सतलज, वो इंडिया के शेयर में है, और जो वेस्टर्न रिवर्स हैं इंडस, झेलम और चेनाब, तो अपन इसको ऐसे याद रख लेते हैं ICJ, तो या तो ऐसे याद रख लो ICJ, ठीक है। तो अपन ऐसे याद रखते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो दैट इज़ इंडस, चेनाब और झेलम, तो ये पाकिस्तान के पास है। और RBS, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, वो हमारे पास है, ठीक है। अब इसमें क्या था कि हाइलाइट्स क्या है, अभी जो हेग की रूलिंग आई है उसमें कि ट्रिब्यूनल ने हेल्ड किया है पाकिस्तान यूनिलेटरल सस्पेंशन ऑफ द ट्रीटी एज इलीगल, तो बोला कि आप सिंगल हैंडेडली सस्पेंड नहीं कर सकते, ये इलीगल है और प्रोसीजरली अनजस्टिफाइड है। उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को एबेंस में रख दिया है आफ्टर द पहलगाम अटैक ऑन अप्रैल 2022, ठीक है। अब इसका स्ट्रैटेजिक और जियोपॉलिटिकल एनालिसिस क्या है कि वाटर इश्यूज दोनों साइड इम्पैक्ट करेंगे, दोनों साइड की पॉलिटिक्स को, दोनों साइड के लोगों को, प्लस यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे विद रेफरेंस टू वाटर शेयरिंग। उसके बाद ये प्योरली लीगल और टेक्निकल अप्रोचेस इनसफिशिएंट होंगे, इस चीज़ को हमको और स्ट्रैटेजिकली डील करना पड़ेगा। द फेट ऑफ रिवर वाटर शेयरिंग ट्रीटीज़ ग्लोबली एज सीन इन, अब क्या होता है कि जो हमने बाहर की केस स्टडीज़ देखी ना कि इजिप्ट, इथोपिया में कैसे केस बढ़ गया था, थाईलैंड, वियतनाम में, कंबोडिया में, तो हमको ये चीज़ ध्यान रखनी कि ये वाला भी इतना ज़्यादा एस्केलेट ना हो जाए इंडस रिवर वाला। इसके इम्प्लीकेशंस क्या रहेंगे इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे, कि इंडिया का जो स्टैंड है सिग्नल्स दैट ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन कैन नॉट फ्लरिश व्हेन टेररिस्ट, हमने बोला था ना कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, मतलब क्रक्स ये था कि हमको पहले टेररिज्म स्टॉप करना है, उसके बाद ही हम पानी की शेयरिंग अलाउ करेंगे, ये इंडिया का स्टैंड था। अब इसमें हम अपना सजेशन देंगे कि क्या करना चाहिए, तो एकदम फिक्स या डेफिनाइट एज पर द चेंजिंग सिचुएशन हमको डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी अपनी रिडिफाइन करना है, एसर्ट करना है लीगल राइट्स को कि कौन से हमारे राइट्स हैं, कौन से उनके राइट्स हैं। फिर हमको इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना है जिससे कि हम अपना पूरे शेयर, जो इंडिया का शेयर है इंडस रिवर में, वो हम यूज़ कर सके। ग्लोबल एंगेजमेंट, मतलब स्ट्रैटेजिकली एंगेजमेंट करना है बाकी कंट्रीज़ के साथ भी कि कैसे टेररिज्म रुक सकता है, और एक बैलेंस्ड अप्रोच लाना है जिससे सिक्योरिटी कंसर्न्स को हम अच्छे से ध्यान में रख सकें, ठीक है। आई होप ये क्लियर है मेंस वाला टॉपिक। अब मेंस का सेकंड टॉपिक है असेसिंग इंडियाज़ कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम टारगेट। तो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि ये स्कीम होती क्या है, इसके एनालिसिस, दैट इज़ इसके पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है अलग अलग एक्सपर्ट्स के हिसाब से, फॉरेन कंट्रीज़ में और कौन कौन सी कार्बन ट्रेडिंग स्कीम से रिलेटेड इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, और उसके लिए हम और क्या कर सकते हैं उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है। तो हम आते हैं कि कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम क्या है, कि ये ना इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी ऑफ प्रोडक्शन टारगेट्स, किसके अंदर, इंडिया के कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के अंदर। तो इसमें ना 8 मेजर सेक्टर को कवर करता है, एल्यूमिनियम, सीमेंट, पेपर एंड पल्प, क्लोर अल्कलाई, आयरन एंड स्टील, टेक्सटाइल, पेट्रोकेमिकल और पेट्रो रिफाइनरीज, मतलब बेसिकली ये ना बहुत ज़्यादा कार्बन एमिट करते हैं, तो इन्हीं सेक्टर्स को हमने चूज़ किया। तो इसमें हमने बोला था प्रोडक्शन बेस्ड एमिशन इंटेंसिटी टारगेट्स रहेंगे। तो ये हमारी किस लेसन पे बिल्ड है, परफॉर्म, एक्शन एंड अचीव ट्रेड स्कीम थी ना, PAT स्कीम, जिसमें हम कार्बन क्रेडिट सेल खरीद सकते थे, बेच सकते थे, उस स्कीम के अंडर। अब की हाइलाइट्स क्या है एनालिसिस के, कि एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि टारगेट शुड बी असेस्ड एट द एग्रीगेट इकोनॉमी वाइड लेवल, मतलब बोल रहे हैं कि जो टारगेट है ना उसको बड़े लार्ज स्केल मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे असेस करना चाहिए, ना कि एंटिटी और सेक्टर वाइज। अब इसमें क्या है, एक एमिशन ट्रेडिंग स्कीम की बात हुई है, तो जो एमिशन ट्रेडिंग स्कीम है ना, जिसमें हम ट्रेड करते हैं एमिशंस को, कार्बन को, उसको फोकस करना चाहिए ओवरऑल इकोनॉमी पे, जो ऊपर आया ना उसी का रेफरेंस दिया एमिशन ट्रेडिंग स्कीम के रेफरेंस में। अब इंडिया का जो NDC है, नेशनली डिटरमाइंड टारगेट्स है, तो हमारा 2070 तक ना नेट ज़ीरो का गोल है, तो उसके लिए जो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब एमिशन ट्रेंड और प्रोजेक्शन की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इंटेंसिटी है ना एनर्जी सेक्टर की, इस प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन एट एन एवरेज एनुअल रेट ऑफ, वो डिक्लाइन होने वाली है 3.44% बिटवीन 25 से 30, ठीक है। इसमें यही इंपॉर्टेंट था और ज़्यादा नहीं। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे कि विदाउट अ मेजर एम्बिशियस एंड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हम इनसफिशिएंट प्रोग्रेस रहेगी हमारी, मतलब हमको और एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेना है, कोऑर्डिनेशन लाना है, जिससे हमारा इम्पैक्ट सही हो सके। मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स को हमको और इफेक्टिव करना है रोबस्ट डिज़ाइन के साथ। अब इसके लिए हम और क्या सजेशन दे सकते हैं कि हम अपने एम्बिशन को और अच्छे से बढ़ा सकते हैं। फिर स्ट्रेंथन करना है हमको डाटा सिस्टम को, जिससे हम रिकॉर्ड कीपिंग अच्छे से कर सके, कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र अच्छे से करना है, और पॉलिसी को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा। अब अपन शाम को मिलेंगे इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स को लेके, इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को लेके। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।